अकबर के भेजे गए चारों संधि प्रस्तावों पर महाराणा प्रताप शालीनता से शांत बने रहे और वो इसका परिणाम भली भांति जानते थे। मेवाड़ को दबाने के इन तमाम प्रयासों के विफल हो जाने से अकबर खींचा हुआ था। फिर भी उसने मेवाड़ पर तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि 2-3 साल तक वो भारत में जगह जगह पर उलझा हुआ था। इस तरह से पूरा 1574 बीत गया। मार्च सन 1575 में मुगलों ने तुकारोई के युद्ध में बंगाल के अफगानों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस तरह बंगाल से फुर्सत होकर मार्च सन 1576 में अकबर अजमेर आया। वहां उसने राणा प्रताप के दमन के लिए अजमेर के प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी। ऐसा केवल अकबर ही नहीं, भविष्य में मेवाड़ अभियान पर जाने वाला हर मुगल सेनापति करता रहा। अजमेर की इस दरगाह का जीर्णोद्धार भी लगभग इसी समय शुरू हुआ था और ख्वाजा के उर्स में एक नई जान आई। तो अजमेर आकर अकबर ने उस समय के आमेर की युवराज राजा मानसिंह कछवाहा को सेनापति बनाकर एक 5 से 7 हजार की मुगल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। यह पहली बार था कि अकबर ने किसी हिंदू को किसी अभियान का मुखिया बनाया था, या यूं कह लीजिए कि मुगल इतिहास में पहली बार किसी हिंदू को किसी अभियान का मुखिया बनाया गया था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई का यह भी एक महत्व है। लेकिन अकबर ने इतने महत्वपूर्ण अभियान का मुखिया आखिर मानसिंह को बनाया ही क्यों? शायद इसलिए कि मानसिंह और उनके पिता राणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे और वहां से नाकामयाब लौटे थे। इससे मानसिंह को निश्चित मायूसी हुई होगी और इस बात को अकबर अच्छे से समझता था। दूसरी बात, अकबर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहता था जो महाराणा प्रताप को व्यक्तिगत रूप से जानता हो और मेवाड़ की स्थिति परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता हो। और तीसरी और आखिरी बात, अकबर राजपूतों को आपस में लड़वाना चाहता था और यह राजनीति का पुराना पैंतरा है। इसीलिए कई रूढ़िवादी मुस्लिम दरबारी, उलेमा और सेनापति विरोध करते रहे, लेकिन अकबर ने किसी की एक न सुनी। पर अकबर ने इस बात का भी बंदोबस्त कर दिया कि कहीं मानसिंह राणा प्रताप के प्रति कोई सहानुभूति न दिखा दें। और इस काफिले के साथ में था इतिहासकार बदायूनी, जो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने जा रहा था। यहाँ पे हम एक भ्रांति का खंडन करना चाहते हैं कि कई किस्से कहानियों में हल्दी घाटी में शहजादा सलीम के शामिल होने का जिक्र आता है, जबकि इस समय सलीम केवल एक 6-7 साल का बच्चा था। मार्च सन 1576 में अजमेर से चलकर अप्रैल में मानसिंह मांडलगढ़ पहुंच गए और अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर लौट गया, जिसका नामकरण उसने हाल ही में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। दूसरी तरफ राणा प्रताप कुंभलगढ़ से चलकर खमनोर होते हुए हल्दी घाटी पहुंच गए थे। प्रताप जानते थे कि अगर उन्होंने पहल नहीं की तो कुछ समय के बाद मानसिंह मांडलगढ़ से आगे निकलकर हल्दी घाटी के मुहाने से कुछ दूर खमनोर के आसपास मोर्चा बांधेंगे। तो राणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के इस छोर पर और अधिकांश सेना 2-3 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में और उसके दोनों तरफ ऊपर पठारों पर थी। इस दर्रे में से एक बार में ज्यादा से ज्यादा एक हाथी ही निकल सकता था। तोपों को तो आप भूल ही जाइए। रणनीति के हिसाब से चारों तरफ से सुरक्षित इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। इस संघर्ष का एक महत्व यह भी था कि यह कई बेघर राजाओं की आखिरी उम्मीद थी। ग्वालियर के अपदस्थ राजा राम शाह तोमर और उनके बेटे इस अभियान में शामिल थे। हकीम खान सूरी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। और चित्तौड़ गंवा देने के बाद मेवाड़ की भी स्थिति कुछ ऐसी ही कही जा सकती है। मांडलगढ़ में मानसिंह ने करीब 2 महीने इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद राणा प्रताप उत्तेजित हो जाएं और हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर निकलकर मैदान में आ जाएं, जहां मुगलों की जीत बिल्कुल तय थी। वीरता अच्छी बात है, पर वो संपूर्ण शक्ति का एक हिस्सा मात्र है, जबकि स्वयं शक्ति के अनेक पहलू होते हैं। इसीलिए हमें इस तथ्य को बड़ी बहादुरी से स्वीकार करना होगा कि 5 से 10 हजार की सेना, जो शस्त्र अस्त्रों और लोहे के कवच से सुसज्जित हो, जिसके साथ तोपखाना भी हो, प्रशिक्षित बंदूकची भी हो और सैकड़ों हाथी हो, उसे हराना कोई मजाक नहीं होता। दूसरी एक बात, राणा प्रताप ने खेत खलिहान उजाड़ कर पहले से ही मुगल सेना के लिए रसद पानी के स्थानीय इंतजामात खत्म कर दिए थे। तो ऐसे में मानसिंह मांडलगढ़ में ज्यादा नहीं रुक सकते थे। या तो वो जल्द ही हमला करने पर मजबूर हो जाते या वापस लौट जाते, जिसकी संभावना शून्य थी। तो मानसिंह मांडलगढ़ से चले और मोही नाम की जगह पर पहुंचे और मोही से चलकर जून की शुरुआत में उन्होंने मोलेला में पड़ाव डाला, जहां के मिट्टी के टेराकोटा के खिलौने, बर्तन वगैरह आज यहाँ की विशेषता बने हुए हैं।
जिसके पीछे का मुख्य कारण हल्दी घाटी के युद्ध की लोकप्रियता है। राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के पड़ावों में कुछ 15-16 किलोमीटर का अंतर था। मुगल सेना का मोर्चा बनास नदी के किनारे बसे खमनौर से लेकर हल्दी घाटी के मुहाने पर बादशाह बाग या शाही बाग तक फैला हुआ था, और हल्दी घाटी और उसके इस पार राणा प्रताप की सेना डटी हुई थी। फिर जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, वो भी आ पहुंचा। 18 जून सन 1576 की सुबह लगभग 8 बजे हल्दी घाटी का महान ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में राजपूतों ने महाराणा प्रताप के द्वारा भरे गए जोश का खुलकर परिचय दिया और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। असल में ये लड़ाई हल्दी घाटी के दर्रे में न होकर उससे बाहर निकलकर खमनौर के मैदानी इलाके में हुई, जहां आज भी एक रक्त तलई नाम की जगह मौजूद है। इसीलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहने की बजाय खमनौर का युद्ध कहना ज्यादा उचित होगा। चूंकि इस युद्ध को भाटों चारणों ने, किस्से कहानियों वीर गाथाओं ने, कवियों और कलाकारों ने मिलकर अमर बना दिया है, तो इस पर हम एक विस्तार से वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि हमने पानीपत के लिए बनाया था। यहां पूरा युद्ध बता देने से हम महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर गौर नहीं कर पाएंगे, और ये उनके साथ घोर अन्याय होगा, जो अनजाने में हम लोग आज तक करते चले आए हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना और घटनाक्रम को हल्दी घाटी के वीडियो में अलग से देखिएगा। इस युद्ध की सबसे बड़ी घटना ये थी कि राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर बैठकर अपने हाथी पर बैठे हुए राजा मानसिंह पर भाले से हमला किया। किसी तरह से मानसिंह बच गए और चेतक घायल हो गया। तभी प्रताप भी चारों तरफ से घिर गए और बुरी तरह से घायल भी हो गए। प्रताप की तरफ से लड़ रहे झाला मानसिंह ने, जिन्हें झाला बीदा भी कहते हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने राणा का टोप धारण किया और राणा का छत्र साथ में ले लिया और मुगलों पर टूट पड़े। मुगल भी उन्हें राणा प्रताप समझकर उनसे लड़ते रहे, और इतने में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक उन्हें रणभूमि से बाहर वापस हल्दी घाटी में सुरक्षित ले गया। युद्ध में मुगलों का जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर हकीम खान सूरी, राणा पूंजा भील, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके सभी बेटे वगैरह अनेक महत्वपूर्ण सेनापति लड़ते लड़ते शहीद हो गए। करीब 1,500 राजपूत वीर हमेशा के लिए सो गए। राणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक उन्हें हल्दी घाटी के अंदर से बलीचा गांव के पास ले गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। चेतक वास्तव में उन लाखों गुमनाम वफादारों की कुर्बानियों का प्रतीक है, जिनके निस्वार्थ निश्चल समर्पण के बिना कोई राज्य साम्राज्य तो दूर, कोई राजा तक नहीं बन सकता। लेकिन हमारा धर्म संकट देखिए कि इतिहास की सार्थक चर्चा करने के लिए हमें मजबूरन ऐसे अनगिनत हुतात्माओं को और वफादारों की त्याग की कहानियों को छोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि विश्व इतिहास अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा अथाह महासागर है। इसीलिए चेतक को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी से जुड़ी सैकड़ों लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें आपस में जबरदस्त विरोधाभास है। ऐसा ही एक किस्सा है प्रताप के सौतेले भाई शक्ति सिंह का, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे मानसिंह ने प्रताप का पीछा करने के लिए भेजा और फिर चेतक को दम तोड़ते देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन इतिहास तो यह है कि शक्ति सिंह राणा उदय सिंह से नाराज होकर मुगलों के पास गया था, लेकिन धौलपुर में जब उसने देखा कि अकबर मेवाड़ पर हमले की सोच रहा है, तो उसने चित्तौड़ वापस आकर राणा को खुफिया खबर दी और चेताया, और फिर चित्तौड़ की घेराबंदी में शक्ति सिंह का किले को बचाते हुए अंत हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह तो हम सबके सामने साफ साफ जाहिर है। हालांकि राणा प्रताप ने युद्ध से सुरक्षित बाहर निकलकर मुगलों की इस मैदानी जीत को निष्फल कर दिया। महाराणा का आदर्श था, व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य की स्वतंत्रता। इस युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद प्रताप जिंदगी भर पकड़े नहीं गए। सारा जीवन मुगलों को छापे मारकर परेशान करते रहे, और हल्दी घाटी के 6 साल बाद सन 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को करारी शिकस्त दे दी। आगे चलकर प्रताप ने चावंड में एक नई राजधानी स्थापित की और मेवाड़ का एक नया अध्याय शुरू किया। ये सब हम आगे देखेंगे ही। प्रताप ने चित्तौड़ जितने ही मजबूत कुंभलगढ़ को हमेशा अपने हाथों में रखा, और दुनिया छोड़ने से पहले अपने राज्याभिषेक के समय के जितना मेवाड़ राज्य फिर से जीत लिया। तो इसका मतलब हल्दी घाटी का कुल परिणाम रहा ढाक के 3 पात।